जी, गुड इवनिंग एवरीवन। पुष्पेंद्र है क्या क्लास में? नहीं है सर पुष्पेंद्र। नहीं है, कोई बात नहीं। तो आज हम हल्का सा आपको रिवीजन दे देते हैं, हल्का सा, है ना, 5-10 मिनट में। ठीक है सर। तो देखो, हमारा सिलेबस है साफ्ट की, और की के बाद में कपलिंग, कपलिंग के बाद स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद पावर स्क्रू। ठीक है, यही सिलेबस है। तो सबसे पहले साफ्ट पे बात कर लेते हैं। डक्टाइल मटेरियल होता है, तो डिजाइन क्राइटेरिया में दो तरह के क्राइटेरिया है। एक तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया होता है, और एक क्राइटेरिया होता है रिजिडिटी। रिजिडिटी में दो रिजिडिटी होती है, लेटरल और टॉर्जनल। तो अभी हमारे सिलेबस में टॉर्जनल रिजिडिटी है, टॉर्जनल रिजिडिटी। कोई पूछता है क्या है टॉर्जनलिटी, कैसे मेजर करोगे किसी शाफ्ट की, कब अच्छी मानी जाएगी, है ना। कोई शाफ्ट की टॉर्जनल रिजिडिटी कैसे मेजर करोगे, तो ये मेजर होती है जी इंटू जे से। जी मतलब होता है, हाँ, जी मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और जे मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों के प्रोडक्ट से टॉर्जनल रिजिडिटी मेजर होती है। इस प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही शाफ्ट ट्विस्ट कम होगा, शाफ्ट की ट्विस्टिंग कम होगी अंडर द फोर्सेस और अंडर द मूवमेंट्स। जब ट्विस्टिंग कम होगी इसका मतलब शाफ्ट सक्सेसफुली काम करेगा। ठीक है, फिर ट्विस्टिंग ज्यादा होगी तो शाफ्ट सक्सेसफुली वर्क नहीं करेगा। सिमिलरली लेटरल रिजिडिटी होती है एक तीसरी चीज। तो लेटरल रिजिडिटी को कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए भी प्रोडक्ट होता है ई आई। ई मतलब यंग्स मॉडुलस, आई मतलब सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लिटरल रिजिडिटी ईआई से मेजर होती है, टॉर्जनिटी जीजे से मेजर होती है। हमारे सिलेबस में ये दो क्राइटेरिया हैं। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, है ना, शाफ्ट पे यदि बेंडिंग स्ट्रेस है तो सिग्मा बी क्या रहता है, 32 MB डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। तो बेंडिंग मोमेंट आप निकाल लीजिए, उसके बाद डायमीटर निकालना आसान है, सिग्मा बी तो परमिसिबल वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अब इस एमबी को निकालने के लिए आप, यदि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है
है ना। जैसे कि मान लो किसी शाफ्ट पे पुली भी लग रही है, गियर भी लग रहा है, बियरिंग्स भी आ रही हैं, है ना। तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या प्रोसीजर होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन डायग्राम, वर्टिकल प्लेन डायग्राम, है ना। उसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया जाता है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए, उसके बाद मैक्सिमम टॉर्क निकाल लीजिए, है ना। एम भी मालूम है, एम टी मालूम है, तो फिर इक्विवेलेंट टॉर्क निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट टॉर्क अंडर रूट एम बी स्क्वायर प्लस एम टी स्क्वायर से निकल जाता है। वंस इक्विवेलेंट टॉर्क अवेलेबल है तो 16 एम टी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब इक्वल टू शियर स्ट्रेस परमिसिबल वैल्यू। ये हमारा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से शाफ्ट डिजाइन हो जाता है। ठीक है। एक कॉमन कंसेप्ट ये है कि यदि किसी शाफ्ट पे बेंडिंग मोमेंट ना, अब छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे रहते हैं, जैसे किसी शाफ्ट पे एम बी की वैल्यू 2500 है, एम टी की वैल्यू 1800 है ना। शाफ्ट 30C8 SYT 200 का बना हुआ है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 के लिए शाफ्ट का डायमीटर बताइए। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एम बी डायरेक्ट दिया है, एम टी डायरेक्ट दिया है, तो इक्विवेलेंट टॉर्क निकाल लीजिए आप। इक्विवेलेंट टॉर्क डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, अंडर रूट एम टी स्क्वायर प्लस एम टी स्क्वायर से। जैसे इक्विवेलेंट टॉर्क निकलेगा एम, उसके बाद तो डायमीटर निकल जाएगा, क्योंकि परमिसिबल वैल्यू यहाँ दे रखी है 200 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू 2, ये परमिसिबल वैल्यू हो जाएगी, बस आपका डायमीटर आ जाएगा। तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया बड़ा ही सिंपल होता है। उसके बाद एक टॉर्जनल रिजिडिटी क्राइटेरिया है, उसमें हम थीटा के बेस पर डिजाइन करते हैं शाफ्ट को। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ पहले। थीटा के बेस पे हम कैसे डिजाइन करते हैं, 584 MTL डिवाइडेड बाई GD4 एक फॉर्मूला है ना। थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है और ये पर मीटर लिया जाता है। मान लो शाफ्ट की लेंथ दे रखी है ना, तो थीटा की वैल्यू और लेंथ की वैल्यू, तो थीटा बाई एल करेंगे तो ये पर थीटा पर यूनिट लेंथ हो गया। कभी कभी पर यूनिट लेंथ दिया हो तो यहाँ पे एल की वैल्यू आप 1000 मिलीमीटर ले सकते हैं और थीटा जो भी डिग्री दे रखा है वो ले सकते हैं। ठीक है, एम टी वही टॉर्क है, एल शाफ्ट की लेंथ है, जी मॉडुलस रिजिडिटी है, डायमीटर यहाँ से कैलकुलेट कर। ठीक है, दो क्राइटेरिया शाफ्ट में होते हैं। उसके बाद शाफ्ट की एक क्रिटिकल स्पीड होती है। क्रिटिकल स्पीड इज दैट स्पीड एट विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द शाफ्ट इज इक्वल टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इस क्रिटिकल स्पीड को अवॉइड करते हैं, जैसे मैंने कल सर्ज बताया था स्प्रिंग में, उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्रिटिकल वर्लिंग स्पीड को अवॉइड करते हैं। ठीक है, शाफ्ट के बाद आता है की डिजाइन में दो क्राइटेरिया होते हैं, एक शेयर क्राइटेरिया होता है, एक कंप्रेसिव क्राइटेरिया होता है। की फेल होती है तो या तो शेयर में फेल होती है, कंप्रेशन में फेल होती है। तो शेयर में फेल होती है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, टॉ इक्वल टू एम टी डिवाइडेड बाई डीबीएल, 2mt by dBl. This is the formula for the shear stress produced in the key. And compression के केस में sigma c equal to 4mt divided by dhl. ठीक है, तो d शाफ्ट का डायमीटर है, b की विड्थ है, l की लेंथ है ना, h की हाइट है, l तो लेंथ है ही है। तो की डिजाइन बड़ी सिंपल है। एक एम्पेरिकल डिजाइन भी होती है की में, b इक्वल टू डी बाई 4, h इक्वल टू डी बाई 4। ये कौन सी की डिजाइन होती है, स्क्वायर की डिजाइन होती है। रेक्टेंगुलर की के केस में b इक्वल टू डी बाई 4, h इक्वल टू डी बाई 6, ये रेक्टेंगुलर की के केस में है ना। की का डेजिग्नेशन होता है b बाई h बाई l, विड्थ ऑफ द की, हाइट ऑफ द की, लेंथ ऑफ द की। ठीक है, कपलिंग में लेंथ ऑफ द की को लेंथ ऑफ द हब के बराबर यूज करते हैं। तो किसी कपलिंग में हमें की डिजाइन करनी है तो वहां पर की लेंथ जो है हब की लेंथ के बराबर ली जाती है। ठीक है, तो की के दो क्राइटेरिया हो गए, शियर और कंप्रेसिव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। की के बाद हमारा क्या था, स्प्रिंग। की के बाद स्प्रिंग था, नहीं की के बाद कपलिंग। कपलिंग ले लेते हैं। कपलिंग में दो तरह की कपलिंग है,
मतलब बेसिकली हमारा फोकस तो फ्लैंज कपलिंग पे है, वैसे तो मफ कपलिंग भी होती है ना, तो उस पर नहीं कंसंट्रेट करना है, फ्लैंज कपलिंग पे कंसंट्रेट करना है। फ्लैंज कपलिंग के दो टाइप्स हैं, एक रिजिड और एक आपकी फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब रिजिड के फिर दो टाइप हैं, एक प्रोटेक्टेड और एक जो है अनप्रोटेक्टेड। ठीक है, प्रोटेक्टेड में सेफ्टी बढ़ जाती है ना। कपलिंग के अंदर जो बोल्ट यूज होते हैं, वो बोल्ट कभी फेल्योर होने के बाद में यदि ओपन है तो किसी ऑपरेटर को डैमेज कर सकते हैं। तो यदि इन बोल्ट्स को किसी रिम से प्रोटेक्ट कर दिया जाए, है ना, कपलिंग के चारों तरफ एक रिम लगा दी जाती है बोल्ट को ढकने के लिए, है ना, तो रिम यूज की जाती है, तो फिर वो प्रोटेक्टेड कपलिंग हो जाती है। और यदि आप रिम यूज नहीं कर रहे हैं, देन इट इज ए अनप्रोटेक्टेड कपलिंग। ठीक है, रिजिड कपलिंग बिल्कुल रिजिड है, मतलब ये किसी भी टॉलरेंस को, जैसे साफ्ट, एक साफ्ट का एक्सिस दूसरे साफ्ट के एक्सिस में यदि कोई मिसअलाइनमेंट है, तो रिजिड कपलिंग उस मिसअलाइनमेंट को टॉलरेट नहीं करेगी और पावर ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल कपलिंग इस मिसअलाइनमेंट को टॉलरेट कर सकती है, लेटरल अलाइनमेंट को भी और एक्साइल अलाइनमेंट को भी और एंगुलर अलाइनमेंट को भी, किसी लिमिट तक, बहुत ज्यादा तो नहीं पर किसी लिमिट तक, 0.5 mm तक लेटरल और एक्साइल को और 1.5 डिग्री तक एंगुलर मिसअलाइनमेंट को टॉलरेट कर सकती है, पावर ट्रांसमिशन कर सकती है। ठीक है, अब डिजाइन प्रोसीजर में कपलिंग के पार्ट्स जो होते हैं, उसमें आप कह सकते हैं कपलिंग का एक हब होता है ना, साफ्ट तो होते ही होते हैं, साफ्ट भी कपलिंग में कितने होते हैं, दो होते हैं, एक इनपुट होता है एक आउटपुट, है ना। हब होता है, हब के बाद फ्लैंज होते हैं, फ्लैंज भी दो होते हैं, इनपुट फ्लैंज आउटपुट फ्लैंज। ठीक है, और आपका बोल्ट्स यूज होते हैं, और तो साफ्ट की डिजाइन होने के बाद में फिर हम हब की डिजाइन करते हैं। तो हब के लिए इंपेरिकल फॉर्मूले होते हैं, डी एच इक्वल टू 2D, है ना, डायमीटर ऑफ दी हब जो है वो डी एच इक्वल टू 2D, ऐसे कुछ इंपेरिकल रिलेशन होते हैं। तो साफ्ट की डायमेंशन मिल जैसे ही हमें मिल जाएगी, वैसे ही हम उन इंपेरिकल रिलेशंस को फाइंड कर लेते हैं। तो हब की डायमेंशन मिल जाती है। ठीक है, हब की डायमेंशन मिल जाती है, फ्लैंज की भी डायमेंशन मिल जाती है ना। फ्लैंज का डायमेंशन DO इक्वल टू 3D, वो भी उसी से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो जब ये डायमेंशन मिल जाती हैं, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रेसेस को चेक कर लेते हैं। स्ट्रेसेस जो भी हब में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो भी फ्लैंज के जंक्शन पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, हब और फ्लैंज के जंक्शन पे, तो जो भी स्ट्रेसेस हैं यदि वो विद इन लिमिट हैं, इसका मतलब कपलिंग की डिजाइन सेफ है। इसके बाद बोल्ट का डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, DB। ठीक है, तो बोल्ट के डायमीटर में वही करते हैं, टॉर्क निकाल लेते हैं फोर्स इनटू एरिया से। ठीक है, फोर्स इनटू एरिया से, तो उससे हमारा बोल्ट का डायमीटर कैलकुलेट हो जाता है। अच्छा, बोल्ट की जगह पर यदि हम बुश और पिन का यूज करते हैं फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स का, तो वो फ्लेक्सिबल कपलिंग हो जाती है। और अल्टीमेट डिजाइन प्रोसीजर वही है, पहले शाफ्ट की डायमेंशन, फिर हब और फ्लैंज की डायमेंशन, उसके बाद स्ट्रेसेस चेक करना, और फिर बुश की डायमेंशन और पिन की डायमेंशन। ठीक है, पिन की डायमेंशन के लिए 0.5 डिवाइडेड बाई √n, है ना, D1 इक्वल टू 0.5D डिवाइडेड बाई √n, ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते हैं। अच्छा, पिन के ऊपर कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं और बोल्ट के ऊपर कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं? तो बोल्ट के ऊपर आते हैं शियर और कंप्रेशन रिजिड कपलिंग में, और पिन के ऊपर आते हैं शियर और बेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे आते हैं शियर और कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल्ट के ऊपर, बोल्ट की जगह यहाँ पिन यूज होती है, पिन में आते हैं शियर और बेंडिंग। और बुश पे कौन सा है, प्रेशर। प्रेशर की लिमिट होती है, प्रेशर की लिमिट जो है लेस देन इक्वल टू 0.5 और 1 न्यूटन पर mm², काफी कम प्रेशर रखा जाता है। बुश आर मेड ऑफ रबर बुश, जस्ट बाय द प्रेशर इज लेस। तो फिर फ्लेक्सिबल कपलिंग का डिसएडवांटेज क्या है, इसका रेडियल स्पेस बढ़ जाता है, मतलब इसकी हाइट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिजिड फ्लैंज कपलिंग के रेस्पेक्ट में। तो ये ज्यादा रेडियल स्पेस ऑक्यूपाई करती है फ्लेक्सिबल कपलिंग। ठीक है, लेकिन एडवांटेज ये है कि मिसअलाइनमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द कपलिंग।
Now I am moving to next part, spring. स्प्रिंग में हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। तो हेलिकल स्प्रिंग में मेनली जो है, यदि हम देखें तो एक तो यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं। एक तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, तो K इंटू 8PC डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये K क्या कहलाता है? वॉल फैक्टर कहलाता है। वॉल फैक्टर होता है 4C माइनस 1, 4C माइनस 4, 0.615 डिवाइड बाई C। तो ये वॉल फैक्टर की जो वैल्यू है वो 3 से कम नहीं होनी चाहिए और 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 से 15 के बीच में वेरी करती है इसकी वैल्यू, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यदि 6 से 10 के बीच में है तो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। बिटवीन 6 to 10 यदि आप इसको लेके चल रहे हैं कर्वेचर इफेक्ट को, तो यदि K लेस देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब इतना ज्यादा कर्वेचर इफेक्ट होता है कि स्प्रिंग वायर में स्ट्रेस की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाती है, तो उसके फेलियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो वॉल फैक्टर की वैल्यू लेस देन 3, not wall factor, it is spring index, sorry, it is not K, it is C, है ना। so the correct करिए, ये C है, C for spring index। तो spring index means D by D, है ना। so D by D का जो रेशियो है वो 3 से कम नहीं होना चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 से 10 के बीच में है, then it is well and good। और spring index if not given in question, then you can assume in between them 6 to 10, है ना। so this is shear stress, this is wall factor, and there is a formula for delta deflection। so deflection is given by 8 PD cube N divided by GD4। N is the number of the active coils, ठीक है। 4 तरह की एंड कंडीशंस होती हैं। तो ग्राउंड एंड कंडीशंस में स्क्वायर और ग्राउंड में जो टोटल कॉइल्स होती हैं वो N+2 हो जाती है, ठीक है। एंड डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन। तो एक और कॉमन टर्म होता है फ्री लेंथ, एक सॉलिड लेंथ टर्म होता है। तो सॉलिड लेंथ में यदि हम गैप ऐड कर दें और डिफ्लेक्शन ऐड कर दें तो हमको फ्री लेंथ मिल जाती है ना। सॉलिड लेंथ प्लस गैप प्लस डिफ्लेक्शन, देन वी गेट द फ्री लेंथ, ठीक है। इस गैप को दो कॉइल्स के बीच में जो गैप है उसको हम 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के बीच में अज्यूम कर सकते हैं। तो जितने भी गैप होंगे उसमें उतना मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो 10 कॉइल्स हैं मान लीजिए, तो आपके 9 गैप होंगे। यदि n कॉइल्स हैं तो n-1 गैप होंगे, nt-1। यहाँ पर टोटल कॉइल से वर्किंग होती है गैप में, और यहाँ पर एक्टिव कॉइल से वर्किंग होती है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द हेलिकल स्प्रिंग। तो एक्टिव कॉइल्स डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले से निकलती हैं, और डायमीटर ऑफ द वायर जो है वो उससे कैलकुलेट होता है। अच्छा, स्प्रिंग के वायर की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बदलती रहती है ना। सेम मटेरियल होने के बावजूद भी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ चेंज होती रहती है। जैसे जैसे आप वायर डायमीटर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जाती है ड्यू टू कर्वेचर इफेक्ट। तो उसमें डिजाइन के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड भी होती है स्प्रिंग में। तो ये तो हो गई लोड एंड डिफ्लेक्शन मेथड, है ना। एक इसमें स्ट्रेस का फॉर्मूला है, एक डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, तो इट इज लोड एंड डिफ्लेक्शन मेथड, एंड वन इज ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग के केस में वही गुडमैन और उन क्राइटेरिया को हम यूज कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द स्प्रिंग, ठीक है, हेलिकल। और थोड़ा सा एक दूसरे टाइप की स्प्रिंग है लीफ स्प्रिंग, है ना। ऑटोमोबाइल्स में, ट्रक्स में, सस्पेंशन सिस्टम में यूज होती हैं। इनमें एक मास्टर लीफ होती है, फिर फुल लेंथ लीफ होती है ना। एक मास्टर लीफ होती है, एक फुल लेंथ लीफ होती है, एक ग्रेजुएटेड लेंथ लीफ होती है, ठीक है। फुल लेंथ लीफ और ग्रेजुएटेड लेंथ लीफ में स्ट्रेस की वैल्यू कम ज्यादा रहती है। स्ट्रेस को इक्वल करने के लिए निपिंग की जाती है ना। निपिंग करने के लिए मान लीजिए किसी लीफ को हमने इस तरह से बेंड किया, ठीक है, तो इसकी कोई रेडियस है। यदि हमने दूसरी लीफ को भी बेंड किया और उसकी भी हमने सेम रेडियस रखी है, तो वो दोनों एक दूसरे से फिट हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। यदि हम इनकी रेडियाई को डिफरेंस कर देंगे R1 और R2 को, तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है,
ठीक है। है ना, इसकी रेडियस R1 हो गई, इसकी रेडियस R2 हो गई, दोनों की रेडियस में फर्क होता है। तो फर्क होने की वजह से जैसे ही हम इसको यू बोल्ट की हेल्प से टाइट करते हैं, तो टाइट करने पर इसमें पहले से कुछ प्री स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो इन प्री स्ट्रेस को हम इस तरह से कंट्रोल करते हैं, ये जो गैप है इस गैप को हम कहते हैं निप। तो इस गैप को इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि फुल लेंथ और ग्रेजुएट लेंथ लीफ में स्ट्रेस की वैल्यू इक्वल हो जाए फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ द स्प्रिंग। So leaf lipping are used in suspension system of the automobiles. ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक है हमारा पावर स्क्रू। तो पावर स्क्रू तो अभी अभी हमने लेटेस्ट ही किया है, तो चलो उसमें भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो पावर स्क्रू में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए। पावर स्क्रू में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई स्क्रू है तो कितना टॉर्क नीडेड होगा किसी लोड को उठाने के लिए, है ना। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, WDM/2 tan phi प्लस अल्फा। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, छोटा सा आ जाएगा कि भाई कोई लोड लिफ्ट होना है, ठीक है, स्क्रू का नॉमिनल डायमीटर 40 है, उसकी पिच 7 है, ठीक है, नॉमिनल डायमीटर 40 है, पिच उसकी 7 है, डब्ल्यू की वैल्यू 50 किलो न्यूटन है, ठीक है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.13 है, म्यू जो है, और बताइए कितना टॉर्क नीडेड होगा इसको लिफ्ट करने के लिए। तो बताओ आप लोग इसे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, संदीप? सर हो जाएगा इजीली। इजीली हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू की जगह हम रख देंगे 50,000, है ना। बताओ डीएम कितना होगा? So D minus 0.5P. 40 माइनस 3.5 यानी कि 40.3। 30.5 हम डीएम ले लेंगे। हाई कैसे निकाल लोगे, tan इनवर्स 0.13 से हाई आ जाएगा। अल्फा Yes, sir. और अल्फा कैसे निकालोगे, tan अल्फा L by pi DM. एल कितना ले लोगे? 0.5. नहीं नहीं, पिच के बराबर, ये तो हाँ वो एल को आप ले लोगे पिच के बराबर। यदि यहाँ पे लिखा हो डबल स्टार्ट है तो फिर पिच की वैल्यू कितने, लीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14, क्योंकि पिच यदि 7 है तो लीड जो है वो डबल हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में फिर आपको 14 यूज करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग अल्फा निकाल लीजिए, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाए। ठीक है, तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड, लोअर द लोड में सिंपली यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉलर फ्रिक्शन के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई कॉलर फ्रिक्शन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, तो बॉल बियरिंग यूज करके हम कॉलर फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, ईटा ओवरऑल, ओवरऑल इफिशियंसी कैसे निकालोगे, W इंटू एल हो गया आउटपुट, लोड जो है कितनी डिस्टेंस से आगे जा रहा है, लीड के बराबर, तो WL इज द आउटपुट, और इनपुट कैसे निकालोगे, टॉर्क, टोटल टॉर्क इंटू 2 पाई। ये फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चंस में कभी कभी ओवरऑल एफिशिएंसी पूछ ली जाती है, आपको लोड दे देगा, लीड दे देगा, टॉर्क दे देगा, और आप बताइए ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, कभी कभी मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछ लेते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी इज गिवन बाय 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के फॉर्मूले में केवल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है, हेलिक्स एंगल का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब स्क्रू की मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रिक्शन पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, और आप ग्राफ तो देख ही चुके हैं, हमने जो ग्राफ बनाया था वो किसके बीच बनाया था, हेलिक्स एंगल और इफिशियंसी। तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिला था हमको, मैटलैब में हमने प्लॉट किया था, है ना। सो दिस इज, तो और इसमें चीजें आती हैं कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज टू डिजाइन द पावर स्क्रू। तो देयर आर 3 क्राइटेरियाज, वन इज द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, है ना। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में क्या करते हैं, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालते हैं। स्क्रू के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस तो आता ही है, क्योंकि मान लो स्क्रू है और इसके ऊपर मान लो लोड रखा है, तो ये कंप्रेस करता है इसे, है ना, तो सिग्मा सी, और चूंकि रोटेट होता है स्क्रू एफर्ट की हेल्प से, तो इसके अंदर टॉर्जनल शियर भी आता है। सिग्मा सी और टाउ आने से जो है इक्विवेलेंट टाउ मैक्सिमम आता है, जिसको हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की हेल्प से निकाल लेते हैं। और यदि ये वैल्यू परमिसिबल वैल्यू से कम है, देन आवर स्क्रू इज सेफ। ये होती है स्ट्रेंथ डिजाइन।
ठीक है। इसके अलावा एक होती है बकलिंग केस, बकलिंग डिजाइन। बकलिंग के केस में 2 फॉर्मूले, एक यूलर और एक जॉनसन। आप ये तय करिए कि कॉलम शॉर्ट है या लॉन्ग है। यदि शॉर्ट है तो जॉनसन से, लॉन्ग है तो यूलर से आप डिजाइन कर लीजिए। दैट इज द बकलिंग क्राइटेरिया। कल हमने न्यूमेरिकल भी किया। इसके अलावा और क्राइटेरिया यूज होता है बियरिंग प्रेशर क्राइटेरिया, एसबी। तो बियरिंग प्रेशर क्राइटेरिया इज W × 4 डिवाइड बाई पाई d² - dc²। एसबी दिया होता है तो उसकी हेल्प से हम जेड कैलकुलेट कर सकते हैं, या जेड गिवन है तो हम बियरिंग प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द स्क्रू। ठीक है। अब लेफ्ट फाइल काफी लोगों की सबमिट हो चुकी हैं, फिर भी कुछ लोगों की फाइल रह गई हैं। तो कौन कौन है, किसकी फाइल रह गई है सबमिट होने से, बता पाएंगे? मैं एक फाइल शेयर करता हूं जरा अभी आपको, होल्ड कीजिएगा। मैं जरा इसको स्टॉप शेयर कर देता हूँ। सर हमारा नया सेमेस्टर जनवरी में चालू होगा? यस, बस ऑनलाइन एग्जाम के बाद आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। तो मैं जरा सा बना दो। स्टूडेंट यूटिलिटी असाइनमेंट लैब असाइनमेंट। अब देखिए मैं एक फाइल आपको शेयर करता हूँ। ये आपको दिख रहा है क्या विंडो? यस सर, दिख रहा है। नहीं, जैसे सेकंड वाली ये MD1 लैब असाइनमेंट दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। और मान लीजिए मैं ये 67 दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर, दिखाई दे रहा है। आउट ऑफ 67 50 स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द लैब फाइल। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स, 17 आर स्टिल रिमेनिंग। और ये 17 कौन लोग हैं? ये दिखाई दे रहा है कि आपको नाम दिखाई दे रहे हैं? यस सर। यस सर। क्या क्या नाम है? पहला नाम मुकुल चौधरी, क्लास में है क्या? मुकुल चौधरी को मैं एक बार नाम पढ़ देता हूं। आप लोग को मैं एक लास्ट चांस दे रहा हूं लैब में। यदि आप ये फाइल सबमिट नहीं करेंगे तो आप लैब में, मतलब ये मान लीजिए कि आप पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो नाम एक बार देख लीजिए, अदरवाइज 0 नंबर्स मिलेंगे आपको। सर लैब फाइल के बेसिस पे नंबर मिलेंगे? मेरे कम है भी। अरे चले यार, तुम बकने के माइक म्यूट करिए। निकालो, दोबारा निकाली तो दे दे। 20-50 क्या माइक ओपन है बेटा? सर शुभांकर का है सर। दिया मैंने 8,000 रुपए। माइक बंद कर लो, 15,000 देने निकाल कर। या मैं ही बंद करूं? बताओ। क्या साला? सर आप ही म्यूट कर दीजिए वो शायद। सर आप ही कर दो। पता नहीं चलेगा उससे, हैं? चलिए म्यूट हो गए, है ना? मैं शेयर कर, सर ये लैब फाइल के बेसिस पे ही नंबर मिलेंगे प्रैक्टिकल के? मैं बताता हूँ। यस सर। हेलो सर, ये आपका फाइल शेयर कर, एक सेकंड। तो देखिए नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ जरा। मुकुल चौधरी, नवनीत सिंह, निशांत वर्मा, पंकज सेंगर, पीयूष बघेल, प्रशांत शर्मा, राहुल वर्मा। राहुल वर्मा है क्या क्लास में? सागर अग्रवाल, संगम दीक्षित, शिखर बिसेन, शिव सिंह और शिवम कक्कड़ और शुभम सिंह। ये 16-17 लोग हैं जिन्होंने फाइल, अभी ये एक्सपायर हो गई है फाइल और सबमिट नहीं की है। हेलो सर। हाँ सर मैंने तो फाइल दे दी सर। क्या नाम आपका? सर शिवम कक्कड़ सर। शिवम कक्कड़, ठीक है ना? तो वो मैंने, आपने पोर्टल पे नहीं दी है, मेरे ख्याल से मेल पे भेजी है ना? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है।
तो देखो मैं वो भी नाम पढ़ देता हूँ जो नाम मेरे पास नोटेड है, जी सर। जो मेल पे फाइल आ गई है ना, उसमें आप देख लीजिएगा अपना नाम है कि नहीं। नरेंद्र रघुवंशी, शशांक उपाध्याय और शिवम कक्कड़, राघव रोहतागी, पुष्पेंद्र, रिदम लोहानी, त्रिवेंद्र सिंह, आपका नाम है इसमें? यस सर, इसमें तो है सर। हाँ बस, तो ये यहाँ से इवेलुएट हो जाएगा। पर जिन्होंने ये पोर्टल पे नहीं दिया और ईमेल पे आपने मुझसे कुछ बात करके भेजा है ना, यस सर, यस सर। कुछ आपके साथ प्रॉब्लम थी या जो भी, उस तभी तो भेजा है। यस सर, आपको बता दिया था सर। मुझे मालूम है, मैं वो मेरे पास नोटेड है। बट जो न तो बात कर रहा है, ना उसकी कोई इमरजेंसी है, और न पोर्टल पे डाल रहा है, तो फिर मैं हेल्पलेस हूँ, है ना। तो ये सभी 17 लोग जो हैं मुझसे बात करें और उसका कोई न कोई सोल्यूशन निकालें, ठीक है। तो इन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा यदि क्लास में ना हो तो, और क्लास में हैं तो मुझसे जरूर बात करिएगा एक बार व्हाट्सएप पे या कैसे भी। सर इनके अलावा और कौन कौन है? बस यही 17 लोग। अच्छा नीचे तक है लिस्ट, एक सेकंड मैं बताता हूँ। मैंने कहाँ तक पढ़ दिया था? शुभम सिंह तक पढ़ दिया था, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, तरुण चौधरी, त्रिवेंद्र सिंह और विवेक कुमार सिंह, ये 62, ठीक है। तो ये बहुत ही केयरलेसनेस है कि मतलब इन्होंने टाइमली किया, एक्सपायर्ड हो गया इनका असाइनमेंट, है ना। कम से कम जो चीजें ऑनलाइन हैं उनको टाइमली सबमिट करना चाहिए। और जबकि मैंने 10 एक्सपेरिमेंट्स में 8 एक्सपेरिमेंट्स भी आपको सबमिट करने के लिए रिलैक्सेशन दे दिया था, है ना। उसमें भी मैं बेस्ट 6 को वो एवेलुएट करने वाला हूँ, उसके बावजूद भी आप सबमिट नहीं कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आप मतलब आप दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं। जो चीजें आपके हाथ में हैं, जिनसे आपको मार्क्स मिल सकते हैं, आप उनको भी नहीं लेना चाहते। ठीक है, अभी कोई पूछ रहे थे मार्क्स का कैसे रहेगा, है ना। तो देखो आउट ऑफ 100 फाइल के कुछ मार्क्स होते ही हैं। हेलो सर का डिस्कनेक्ट हेलो। हो गया। हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। तो मैं बस मार्क्स पे बता रहा था कि टोटल 100 मार्क्स जो है वो इंटरनल लेगा, है ना। इंटरनल मार्क्स इसके बेस पे जाएंगे, और यदि एक्सटर्नल एग्जाम बाई चांस नहीं होती है ड्यू टू एनी रीजन, तो उस केस में फिर मार्किंग जो है सुटेबल होगी, मतलब जिसके इंटरनल में ठीक है उसके एक्सटर्नल में ठीक है ना। वो मतलब कुछ पैरेलली मार्किंग हो जाएगी उसके। तो बी केयरफुल, फाइल को हर हालत में सबमिट करिए। उधर असाइनमेंट भले ही एक आध छूट जाए, कितनी उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन फाइल ही कंप्लीट आपकी छूट गई तो आप सोच लीजिए 100 मार्क्स का वेटेज आपका जा रहा है ना। बी केयरफुल, असाइनमेंट को एक आध छूट रहा है उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो सभी से मेरी एक तरह से मान लीजिए एडवाइस है या रिक्वेस्ट है कि जिनकी भी रह गई हैं वो सबमिट करें, मुझसे बात करें और फिर मैं अलाउ करूं, उसके बाद मुझे भेजें, ठीक है। मेल करें मुझे, मेल कर दीजिए, सर मेरे से ड्यू टू दिस रीजन मैं जमा नहीं कर पाया, प्लीज कंसीडर। मैं वो भी देख लूंगा, आई विल कंसीडर। बट अभी कंसीडर कर रहा हूँ, अब आगे भी मतलब आपको टाइमली चीजें जमा करनी चाहिए, ठीक है। इस आशा के साथ आप लोग भेज दीजिए कि आप आगे से टाइम से जमा करेंगे।
बाकी अब लास्ट क्लास है हमारी ये, और अब हम आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में मुलाकात होगी आपसे। सर नेक्स्ट में भी आप पढ़ाओगे सर? अब ये टाइम टेबल में डिपेंड करेगा आप कौन से सेक्शन में होते हैं और हम किस सेक्शन में पढ़ाते हैं, है ना। पढ़ाइए कहाँ से? ये सब्जेक्ट या कोई और सब्जेक्ट है ना, डिपेंड करेगा। तो आप लोगों का साथ अच्छा रहा, आप लोगों ने मुझे 5-6 महीने से लगातार सुना है, और आपस में हो सकता है कभी मैंने आपको डांट भी दिया हो, पर उसको सर नहीं सर, आपने कभी डांटा अरे सर ऐसी ऐसी बात कर दी। आप आप डांटेंगे तो कौन लेने डांटेगा? की जरूरत नहीं है ना। मेहनत करिए और आगे बढ़िए। और कोई भी प्रॉब्लम अभी भी आती है तो आप, मैं व्हाट्सएप पे हूँ, मुझे आप कोई भी क्वेश्चन भेजेंगे तो मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा एग्जाम से पहले। डोंट हेजिटेट इन आस्किंग द क्वेरीज, ठीक है। और जिनकी लैब फाइल हो गई है वो लैब फाइल सबमिट करें। पावर स्क्रू का असाइनमेंट डाल दिया गया है, उसकी डेट 14 तारीख तक है, आराम से सबमिट कर दीजिएगा। 14, 15, 16 कौन सी? 16 है सर, 16 है सर। पहले से ही बढ़ा के दिए, 16 तारीख लास्ट डेट है। तो अभी आपके पास टाइम है, आराम से उसे करिए, है ना। सबमिट जरूर कर दीजिएगा, भले ही उसमें 1-2 क्वेश्चन आपके यदि नहीं भी हो पाते हैं तो जितना हो जाता है उतना सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो चैट में कुछ लिखा हुआ है किसी का, इन फ्लैंज कपलिंग नंबर ऑफ द बोल्ट्स इज गिवन बाय एम्पिरिकल फार्मूला 0.2d + 3, 0.286 + 3.5d + 3। अच्छा, तो देखो उसमें हमने एक फॉर्मूला बताया था 40 लेस देन डी लेस देन 100, है ना। 40 मिलीमीटर से यदि डायमीटर कम है तो बोल्टों की संख्या हम लेते थे 4, है ना। 40 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर के बीच में यदि शाफ्ट डायमीटर है तो बोल्टों की संख्या होती थी 6, और यदि 100 से ज्यादा है तो 6 से ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो आपने लिखा है संदीप, ये हो सकता है डाटा बुक में इस तरह से दिया होगा, तो यदि आप इससे कैलकुलेट करेंगे तब भी लगभग उसके बराबर ही चीजें आएंगी। तो यू कैन फॉलो दिस आल्सो और यू कैन फॉलो दैट आल्सो, है ना। हर डाटा बुक में चीजें ऑथर के हिसाब से थोड़ी डिफरेंट होती हैं, लेकिन आंसर्स लगभग आसपास आते हैं, तो किसी को भी रेफरेंस लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है संदीप। लेकिन इस बार एग्जाम में टाइम तो कम है पहले से। इस बार कितने समय का एग्जाम है? दो सर 2 घंटे का है सर। 2 घंटे का इस बार, और पहले कितने का था? 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का सर। 1.5 घंटे का था, और इस बार 2 घंटे का, तो टाइम बढ़ गया ना आपका। सर नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 53 हो नंबर गए। ऑफ क्वेश्चन भी तो बढ़ गए। क्वेश्चन बहुत बड़े सर। 53 सर। हाँ, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट आंसर। सर 11 तो शॉर्ट आंसर ही है। 11 शॉर्ट आंसर होंगे। तो करिएगा टाइम, मतलब ऐसा करिएगा, देखो जैसे किसी क्वेश्चन में मान लो बहुत ज्यादा टाइपिंग हो, तो एक ही क्वेश्चन में टाइपिंग करके काम खराब करने से अच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और टाइपिंग यदि बहुत ज्यादा हो तो कुछ कुछ स्टेप टाइप कर दीजिए, लास्ट में आंसर यदि सही ठीक आ रहा है देन वो कंसिडरेबल होता है, ठीक है। मतलब समय को आप ऐसे बचा सकते हो। हर चीज टाइप करना एडिटर में जरूरी नहीं है ना। मेन एक फॉर्मूला लिख दीजिए और हर स्टेप को दिखाने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन होके ये आंसर आ गया, दैट्स इट। सर न्यूमेरिकल होंगे तो उनमें तो आंसर ही लिखेंगे ना सिर्फ? नहीं, लिखना तो एडिटर में, अब वो शॉर्ट आंसर को न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाना है। पर्पस तो ये है कि एडिटर में आप उसे सॉल्व करें। जब सॉल्व करेंगे तो टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग में लगता है समय, है ना। टाइपिंग में समय लगता है, तो समय बचाने के लिए बीच बीच में कोई आप मैनुअली किसी पेपर पे सॉल्व कर लीजिए, है ना। पेपर तो अलाउड है ही आपको एग्जाम में, ब्लैंक पेपर, उसमें सॉल्व कर लीजिए, और उसमें से मान लो 10 स्टेप आ रहे हैं तो उसमें टाइपिंग में आप केवल 4 स्टेप दिखा दीजिए और आंसर लिख लीजिए। सर अगर स्टेप लिखेंगे ना तो सर हो सकता है छूट जाए पेपर, पक्की तो बात है फिर- सर, क्योंकि तो सर फिर- इस बार तो सर क्वेश्चन भी ज्यादा है और टाइम भी बहुत कम दिया है। देखो टाइम यदि आपको अंदाजा लग जाएगा, यदि टाइम कम पड़ रहा है 10 स्टेप की जगह 5 पे चले जाओ, 5 में भी कम पड़ रहा है तो 3 पे चले जाओ। यू डिसाइड ऑफ योर ओन, है ना। मेरा कितने स्टेप करने से मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, उतना करो, है ना। कुछ न कुछ लिखोगे तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, केवल आंसर लिखने से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एग्जामिनर पे, वो आपके मार्क्स काट सकता है। भले ही आंसर सही है उसके बावजूद भी कर सकता है। कुछ स्टेप जरूर लिख दीजिए थोड़ा सा, जिससे लगे कि हाँ यू आर सॉल्विंग एंड यू आर गिविंग आंसर। सिर्फ डायरेक्ट आंसर होने का तो ये होता है कि आपको किसी ने बता दिया मान लीजिए आंसर,
या आपने वैसे ही लिख दिया, तो उसका तो कई मीनिंग निकाले जा सकते हैं, है ना। तो थोड़ी सी टाइपिंग भी और बाकी आंसर। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी फर्स्ट टाइपिंग में कर। काटे भी होंगे, हाँ आपने फर्स्ट में ऐसे नंबर काटे भी होंगे। नहीं, फर्स्ट मिनट में तो नहीं काटे हैं, लेकिन अभी ये मेन एग्जाम एंड टर्म की है, तो आपको ये आगाह किया जा रहा है कि यदि वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो इट रिक्वायर्स सम टेस्ट इन द एडिटर विंडो, इट रिक्वायर्स सम सॉल्यूशन इन द एडिटर विंडो, इट डोंट रिक्वायर द आंसर ओनली। ठीक है, शॉर्ट आंसर का मतलब यही है कि आपको लिखना है लेकिन कम लिखना है, लेकिन इसका ये मतलब मत समझ लीजिए कि सिर्फ आंसर ही लिखना है। ठीक है, कम लिखिए, 10 की जगह 5 लाइन लिखिए, 5 की जगह 3 लिखिए, लेकिन कुछ तो लिखिए। ओके सर। ओके, तो चलिए क्लोज करें, है ना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके सर। हाँ, कांटेक्ट में रहिएगा, है ना। बिल्कुल सर। जो भी यदि बीच में Yes, sir. कॉल होती है तो कांटेक्ट में रहिएगा। ओके।